हेलो स्टूडेंट्स, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं नादिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीपीएससी 2022 के रिज़ल्ट आ चुके हैं और डेली आईएएस एकेडमी से उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है जो आज ऑफिसर के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। इसी कड़ी में जैसे हमने आपको पिछली बार भी मिलवाया था एक टॉपर से, दो और टॉपर हमारे साथ में यहाँ पे हैं स्टूडियो में। हम उनसे बातें करेंगे, जानेंगे उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनकी स्टडीज़ के बारे में, कैसे उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या रही और जो भी आपके क्वेश्चंस आपने पिछली बार पूछे थे वो हम यहाँ पे उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अभिषेक जी और धीरज जी हमारे साथ में हैं और दोनों की ये सेकंड पोस्टिंग है। इसके पहले भी ऑलरेडी एक बार सीजीपीएससी क्रैक कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है कि एक बार नहीं होता, बहुत लोग का कंटिन्यू 2 बार सिलेक्शन लेना अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो आपको वेलकम है हमारा। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड और फिर क्यों सीजीपीएससी को चूज़ किया ये जानना चाहेंगे हम। जी मैम, ऐसा था कि दिल्ली में जब तैयारी करने हम लोग आए प्री मेंस, तो शुरू में तो ऐसा था कि एक जॉब ही लग जाए तो हमारे लिए है। बाकी यहाँ जब जुड़े तो लगा कि सीजीपीएससी थोड़ा बहुत बड़ा नाम लगता था, सीजीपीएससी फाइट करना है, ये करना है। तो शुरू में हम लोगों ने तैयारी शुरू की, प्री मेंस यहीं से जुड़े रहे और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो लगा कि नहीं अब हो सकता है और कंटिन्यू फिर प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होते रहा, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं हम लोग रुक जा रहे थे। और 2020 में इंटरव्यू अटेम्प्ट भी हुआ, थोड़ा रैंक पीछे आ गया और 18 में हम पोस्टेड हो चुके थे एडीओ के पोस्ट पे। तो मेरी पोस्टिंग यहाँ कोटा में थी, जनपद पंचायत में, और पोस्ट में रहते रहते मैं लगातार अटेम्प्ट दे रहा था और प्रीलिम्स होने के बाद 4-5 मेंस भी दिए मैंने, इंटरव्यू में भी पहुँचा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही थी। और फाइनली इस बार प्री मेंस के साथ इंटरव्यू भी अच्छे से हुआ और 24 रैंक मिली मेरे को और असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल के पोस्ट पे मुझे अभी मिली है पोस्ट डिफेंस में। धीरज जी। हाँ मैम, ये हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था डेली आईएएस में सन 2016 में। मेरा यहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में जैसे ग्रेजुएशन पूरा हुआ सन 2016 में, फिर तुरंत मैंने डेली आईएएस ज्वाइन किया था और सौरभ सर के साथ रहते हुए हमने पूरा 2 साल जैसे मीन्स से कोर्स को कम्प्लीट किया। इसी दौरान जब हम वही पहली इच्छा वही होती थी कि जब फिलहाल तो जॉब नहीं होता था तो बस एक जॉब लग जाए। उसी दौरान एडीओ का जॉब मिला। फिर जब टॉपर्स में जैसे हम भी वहाँ बैठते थे तो आते थे, तो जब वो बताते थे कि अपनी जर्नी के बारे में, अपने स्ट्रेटजी और अपने पूरे स्ट्रगल के बारे में, तो हमको भी पूरा मोटिवेशन मिला कि ठीक है एक जॉब है लेकिन और बेहतर कर सकने की जो उम्मीद थी वो हमेशा थी, जो जॉब लगने के बाद भी बनी रही और लगातार प्रयास हम भी करते रहे। और अंततः आप सब सर की गाइडेंस से, भगवान की कृपा से और सबकी दुआ से हमने ये क्रैक कर लिया और फिलहाल मुझे 98th रैंक मिला है और आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयन हुआ है अभी। ओके, तो ऑलरेडी आप दोनों पोस्टेड हैं, तो वो एक स्टूडेंट से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब हम ऑलरेडी ऑफिसर बन चुके होते हैं, स्टिल तैयारी कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में जो पहले अट्रैक्शन था वो क्या फील हुआ पोस्टेड होने के बाद में कि हाँ इसके लिए हम आना चाहते थे और ये फाइनली मिल गया? गवर्नमेंट पोस्ट में ये था मैम कि जब हम काम करना स्टार्ट किए तो जनपद सीओ और एसडीएम इन लोगों के साथ काम किया हम लोगों ने, तो लगा कि हमको और ट्राई करना चाहिए और कार्यपालिक जो पोस्ट है उसमें और आगे हम कर सकते हैं अच्छा। तो ये एक मोटिवेशन जॉब में आने के बाद भी मिला और जॉब में रह के हमने फील्ड स्तर से बहुत कुछ सीखा। जैसे योजनाओं से हम योजनाओं से जुड़े काम करते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना और NRLM ये सबसे। तो एक मोटिवेशन था कि हम लोग पब्लिक से सीधे डील करते थे। तो हमें था कि पीएससी की पोस्ट पे जाके हम एक ऐसे जगह पे जा सकते हैं जो जहाँ डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं और बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ये भी मोटिवेशन था और जॉब से टाइम निकाल के हम लोगों ने रेगुलर डिस्कशन भी किया साथ में और एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉपर फोकस करके स्टडी की। यही हमारा था मैम स्ट्रेटजी और यही हमको बेनिफिट भी किया। ओके। सबसे मेन चीज़ ये था कि चाहे हम जहाँ भी रहें एक जो बेहतर की गुंजाइश हमेशा जो रहनी चाहिए। मैं मानता हूँ, एक सर भी हमेशा बोलते थे कि एक जगह रुक जाने से पानी ख़राब भी हो जाता है। जी जी। तो वही चीज़ हम भी मानते थे कि हम जो चीज़ मिला वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर बेहतर हम कर सकते हैं तो बिल्कुल प्रयास करें करके और लगातार उसमें जुड़े रहें। और सबसे मेन चीज़ वही जो बताया अभिषेक ने कि जब हम अपने से बड़े लोगों से मिलते थे जो ऑफिसर थे तो लगता था कि हम जहाँ हैं वो ठीक ज़रूर है लेकिन वो बेहतर नहीं है। तो अगर जब हम कर सकते हैं और जिस पद में रह के हम बहुत दायरा थोड़ा सीमित होता था, अब पीएससी के साथ कहना वो दायरा थोड़ा बढ़ जाता है और उसमें एक जो सम्मान है ना वो एक अलग रहता है जो हम पहले थे। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि जो बेहतर कर सकने की उम्मीद हमेशा रखें और जितना ज़्यादा हो सके जब तक वो चीज़ ना मिल जाए तब तक प्रयास करते रहें। तो पोस्ट में आने का काफ़ी फ़ायदा मिला आप लोगों को, एक तो सोच भी डेवलप हुई अलग तरीके से और जो चीज़ें हम सिर्फ पढ़ते हैं किताबों में वो आपने जैसे स्कीम्स वगैरह की बात की आपने, तो वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल। स्टेज के इस तरफ से उस तरफ का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा आप लोग का? काफ़ी अच्छा रहा।
हमारी जर्नी पता नहीं चली, हमको लगा बहुत टाइम हो गया, लेकिन उतनी पता भी नहीं चली हमें। हाँ कंटिन्यू, क्योंकि ये सर्कल ऐसा है कि हाँ, एक बार प्री फिर मेंस फिर प्री फिर मेंस, हाँ, तो वो एक टाइम कैसे निकलता है समझ नहीं आता। फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे आपकी, जब फर्स्ट रिजल्ट आया अभी तो फिर भी कि हाँ अब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अब तो निकल जाएगा पेपर, लेकिन जब फर्स्ट टाइम रैंक आई थी, फर्स्ट टाइम पेपर निकला, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? फर्स्ट टाइम तो जॉब ही लगी थी तो बहुत बड़ी बात थी, घर वालों के लिए भी नया एक्सपीरियंस था। हाँ। क्योंकि फैमिली में कोई जॉब में नहीं था। बिल्कुल। तो एक गवर्नमेंट जॉब मिली तो हमने चीयर भी किया, जॉब को बहुत अच्छे से चीयर किया 1-2 साल, और थोड़ी तैयारी भी कम हो गई थी उसके चलते। लेकिन फिर धीरे धीरे जॉब में रहते हुए लगा कि अब और आगे हमको प्रयास करना है, और हम लोग फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते रहे, अपने जॉब के साथ तैयारी करते रहे। और कहीं पे हुआ कि मेंस में कुछ कमी रह गई, और लेकिन हम डे बाई डे इम्प्रूव करते गए। और ये अच्छा रहा कि धीरज का साथ था मेरे साथ, तो ये भी उसी सेम पोस्ट पे था, मैं भी सेम पोस्ट पे था। हमारी प्रॉपर बात होती थी कि क्या चैलेंजेस हैं इसमें, हमको कैसे करना है, कैसे टाइम निकालना है, और प्रॉपर डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स वो मुझे देता था, मैं उसे देता, तो प्रॉपर हमारी बात होती थी। और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हम लोगों ने साथ में स्टडी कर ली थी एक जगह रह के। ये हमारे लिए बेनिफिट हुआ, और उस जॉब में भी मोटिवेशन था और बहुत अच्छा था वो जॉब। और इस जॉब से इस जॉब में भी आए हैं तो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम एक नई जगह पे पहुंच चुके हैं, और एक नया जॉब प्रोफाइल रहेगा, और नया ऑफिस रहेगा, मतलब वर्क से भी कार्य कल्चर भी जो होता है हमारा वो अच्छा रहेगा, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा रहेगा आप लोग का। तो ग्रुप में स्टडी, मतलब एक अच्छा फ्रेंड होना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीएससी में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, कि मोटिवेशन भी रहे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ में मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। तो स्टडी के पार्ट आप लोग स्कूल टाइम पे कैसे थे, मतलब अगर नहीं बनते, CGPSC में नहीं आते या गवर्नमेंट जॉब में नहीं आते, तो फिर क्या कोई हॉबी ऐसी कुछ और कभी था ऐसा कोई सपना आपका? हाँ मतलब मेरा तो ऐसा था कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ऐसा हो गया था मेरा। 12th के बाद ही था कि कॉलेज के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फाइनल ईयर आते आते, और मेरे को पता था कि अब एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए मेरे को, ऐसा था मुझे। बस एक ही फोकस थे आप? एक ही फोकस था मेरा। नहीं, स्कूल टाइम से जैसे एक एवरेज स्टूडेंट रहा था मैं भी, फिर मेरा सिलेक्शन यहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में हुआ था। ये मेरे लिए पहले ये था कि मेरे पूरे परिवार में पहला ही मैं था जो BE के लिए बाहर निकला था। तो मुझे लगता था कि BE मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन और एक इंजीनियरिंग का जॉब, पहले वही, क्योंकि हमने आसपास मेरे सराउंडिंग मैंने वही देखा था जिसने से BE करने वाले थे। पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि BE से ज़्यादा अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है, क्योंकि मैं फिर यहाँ आने के बाद और तरह तरह से लोगों से मिला। फिर जब मैं इसका सिलेबस या पैटर्न देखा तो मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा हूँ करके। फिर उसका सबसे बड़ी दिक्कत ये था कि एक और कि मेरे घर में एक तो कोई जॉब में था नहीं, तो फाइनेंशियल इशू भी था थोड़ा सा, क्योंकि परिवार थोड़ा बड़ा था और इशू आते रहते कि बाहर पढ़ना थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। अब बात ये था कि कॉलेज के जैसे हुआ तो फिर ये क्लियर हो चुका था कि अब एक जॉब चाहिए, क्योंकि BE में एक जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है हैदराबाद, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से किया था। तो वो बाहर जाना तो खर्च और भी हो नहीं पाता था। तो फिर मैं सोचा कि ये तैयारी सबसे अच्छी हो सकती है। तो फिर 2016 जैसे ही मेरा पूरा हुआ फिर सौरभ सर के साथ ज्वाइन किया, और 2018 में फिर प्रयास करे फिर रेडियो को जॉब लगा। कि फाइनली पहले ये था भाई जॉब लगे करके, फिर जब जॉब लगे तो लगा कि आप बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि टॉपर्स मीट हम लोग करते थे और बिलासपुर में रहते थे, तो जब हम लाइब्रेरी पढ़ते थे सर के यहाँ पढ़ते थे तो लगातार उनसे टच में रहते थे। तो जैसे ही हमें सराउंडिंग मिला तो वैसे ही मोटिवेशन मिला। और जब हमको पहले लगता था कि बहुत क्रैक हो ही नहीं सकता करके, मतलब बहुत बड़ा चीज़ लगता था। फिर जब पहले एक एडियो लगा तो लगा कि जब बाकी लोग से पता चलता था कि स्ट्रेटेजी ये है, तरीके ये हैं, जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो वो चीज़ें बहुत आपको इम्पॉसिबल लगता है। पर जब आपको सही गाइडेंस मिलता है तब आपको पता चलता है कि हम भी कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ जो सही गाइडेंस है, सही ट्रैक है, वो अगर किसी की मिल जाए, मैं मानता हूँ कोई भी वो चीज़ कर सकता है। चाहे वो मैं किया हूँ या हो सकता है इस रिजल्ट में ऐसे हैं जो मैं सेलेक्ट हुआ या कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो कम है हमसे या हम ज़्यादा बेहतर हैं। बस ये है कि एक सही गाइडेंस, सही ट्रैक की ज़रूरत थी, और एक सही जो पीयर ग्रुप। बात ये था जैसे हम दोनों ने किया साथ में, कुछ मेरे का अच्छा आता था, कुछ इसको अच्छा आता था, तो कुछ मैंने से सीखा वो सीखा। तो जो शेयर नॉलेज है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक अच्छी सोच, बड़ी सोच के साथ कि भाई मुझे कुछ अच्छा मैं शेयर करूँ, उसको अच्छा था मैं शेयर करूँ, तो ये जब होगा तो डेफिनेटली जब हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और कोई नहीं करता। बिल्कुल, मतलब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो भटकाव नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस, और दूसरा सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि आपको दूसरी बुरी आदतों में शामिल करने की कोशिश करे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन है।
और स्पेशली जब आप बाहर से आकर के पढ़ते हैं तो आप कैसी संगति में रहते हैं, किन लोगों के बीच में सर्वाइव करते हैं। मेन पीएससी का बहुत लंबा, बहुत टीडियस प्रोसेस है, तो मोटिवेशन के लिए सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है, लेकिन साथ जब मान लो हम डिमोटिवेटेड तो साथ वाला मोटिवेट करे, कभी वो उसको भरोसा तो हो कम से कम कोई तो है साथ में, क्योंकि इस समय क्या एक अकेलापन हो रहता है और अकेलापन जरूरी होता है, और अकेलापन झेल पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमको डिस्ट्रैक्शन से दूर, घर से भी दूर रहना पड़ता है। तो एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए या सर्कल होना चाहिए तो कभी हम थोड़ा अंडरस्टिमेट हो या डिमोटिवेट हो तो वो हमको बता सके, थोड़ा साथ दे सके। ये समझ में आया हम लोगों को कि मतलब एक अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है, और ये बात हम लोगों ने 1-2 साल पहले ही समझी और फाइनली हम लोग हो गए। ये बात अगर हम पहले समझ जाते तो पहले ही निकल जाता। ये थोड़ा मलाल था हमको। कोई नहीं, वो एक्चुअल में जो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद उतना हम एक्सपोजर नहीं मिला होता और मैच्योरिटी नहीं होती जहाँ तक स्टूडेंट्स में। इवन आजकल जो 12th के बाद भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने के लिए, उनका मैच्योरिटी लेवल नहीं होता उतना, तो वो चीज़ें ट्रैक में सही लाने में तो एक टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है वो, पर वो टाइम भी अच्छा है, वो एक्सपीरियंस की तरह यूज़ करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आप दोनों ने ही चूँकि दिल्ली आईएएस अकेडमी ज्वाइन कर लिया था ग्रेजुएशन के जस्ट बाद, तो आपने प्रॉपर गाइडेंस यहीं से लिया सब, क्योंकि आप दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, है ना, आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है दोनों का ही। मेरा भी था। हाँ, तो दोनों का इंटायरली डिफरेंट था। तो कौन से सब्जेक्ट थे जो सबसे ज़्यादा टफ लगे पढ़ने के टाइम पे, या फर्स्ट टाइम में लगा रहे ये क्या पढ़ा रहे, क्या पूछ रहे हैं? सीजीपीएससी में, हाँ, सीजीपीएससी में टफ तो बाकी कुछ नहीं लगा, थोड़ी जब पोर्सन जो साइंस वाला था बैकग्राउंड वो थोड़ा लगा, लेकिन वो भी मैथ्स 10th लेवल की थी, तो धीरे धीरे हैंडल हो गया प्रैक्टिस में आने के बाद। और जब सिलेबस चेंज हुआ सडनली, हम लोग क्या ओल्ड सिलेबस से तैयारी किए थे, और सडनली जब सिलेबस चेंज हुआ ना, तो हमारे पास, हम जॉब में भी चल जा चुके थे, हमारे पास कोचिंग के नोट्स नहीं थे, मटेरियल, तो वहाँ पे पेपर 7 आ गया और फिलोसफी का पोर्सन बहुत बड़ा हो गया, तो हमारे लिए ये थोड़ा इशू हुआ। लेकिन मार्केट में सर के नोट्स आ गए और गाइडेंस मिला हमको, तो फिर प्रॉपर बिल्ड करके हमने अपना जो कमबैक है वो किया। ये हमारी जर्नी रही। हाँ, ये जो 2018 में चेंज हुआ था ना सिलेबस, तो हुआ ये था कि तब हम लोग का कोचिंग पूरा हुआ था, उस समय ये हुआ था कि पेपर 6 था जो फिलोसफी का, पहले सिलेबस थोड़ा कंसाइज था, फिर बहुत ज़्यादा ही वास्ट हो गया था। तो वो दिक्कत यही हुआ था कि अब उसी समय ये हुआ था कि किस्मत से मेरा निकल गया मीन्स, सॉरी प्री निकल गया, तो मैं मीन्स दिया। तो वो उसमें फिलोसफी क्या था, वो जो सेक्शन था वो बहुत 24 मार्क्स बसा है, उसी चीज़ को क्या लेके फिर अब हम लोग सोचे कि उसको, अब उसमें तो अवेलेबल था नहीं, फिर बाद में सर के नोट्स आ गए तो उसको अच्छे से गाइड करके, मतलब गाइडेंस मिल गया, प्रिपेयर करके किए, तो इस बार वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो लूज फैक्टर था हमारा, अब उसको लगातार इम्प्रूव किए, चाहे डिस्कशन से था, चाहे पहले ये था तक पढ़ने के बड़े आंसर होते थे या लेंदी आंसर होते थे, या जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी वो चीज़ फिट रहता था, तो एक दूसरे डिस्कस किए, फिर उसको कंसाइज किए ताकि टू द पॉइंट आंसर लिख सकें। पॉलिशिंग ज़रूरी है, कंटिन्यू अपने नोट्स को भी। तो आप नोट्स बना के पढ़ते थे, एक्सचेंज करके पढ़ते थे आपस में? आपके ग्रुप में दोनों ही थे या कोई और भी था साथ में? फ्रेंड दोनों थे, और लगभग दो ही थे, बाकी और कभी कुछ मिल गया, दो ही थे, बाकी और कोई मिल जाता था तो अच्छी बात थी। हाँ, एक और फ्रेंड थे, अभिषेक मिश्रा जी थे, वो भी काफ़ी हेल्प किए, वो उनका भी पोस्टिंग है अभी सीटीआई में। अच्छा, वो साथ में नहीं आ पाया, वो भी। अब आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट की, सर हमको ले लीजिए अपने ग्रुप में, तो हमारा भी सिलेक्शन डन है। नहीं, बिल्कुल, हम मानते हैं कि ग्रुप बनाया नहीं जाता, हम लोग पहले उतने मिले जुले नहीं थे, लेकिन जब इनका चयन हुआ, एडीओ में मेरा चयन हुआ, और जब हमारा प्रीलिम्स निकला, तो जब आप आगे बढ़ते हो तो अच्छे लोग खुद ब खुद जुड़ते आते हैं। हमने ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, पहले मैं दूसरे लोगों से जुड़ा, धीरज भी जुड़े थे, लेकिन वो ग्रुप कहीं ना कहीं सही नहीं था, इसलिए हम मिसगाइड बहुत हो रहे थे। मींस एक हेल्दी ग्रुप बनना एक नहीं होता, एक नहीं होता, टाइम एक प्रोसेस में होता है। उन्होंने क्लास तो 2017 में कर लिया था, लेकिन प्रॉपर ग्रुप हमारा 2019 से बना। ओके। तो 18 में सिलेक्शन के बाद आपने कोविड का टाइम भी देखा, जब तो वो एक्सपीरियंस, और जॉब भी थी, फिर स्टडी भी थी, काफ़ी चीज़ें बहुत बदल गई कोविड के टाइम पर, उसके बाद में। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आप दोनों का? कोविड के टाइम पे ऐसा था कि थोड़ा टाइम मिल गया था उस टाइम पे, तो पेपर 7 के जो नोट्स हमारे पास इशू था कि नहीं थे, तो पेपर 7 के नोट्स और फिलोसफी के नोट्स हमने बना लिए कोविड के टाइम पे ही, और अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे नोट्स उस टाइम। जॉब के साथ साथ अच्छे से मैनेज हो गया था, और जॉब का लोड तो था क्योंकि हमारी पोस्ट ऐसी थी कि सिर्फ पब्लिक डीलिंग थी, और उस टाइम जो लेबर्स आ रहे थे ट्रेन से, तो उनको हमको डील करना पड़ता था डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, और डर भी बहुत था उस समय, लगभग नहीं हमको 12 से 14 घंटा भी कई बार मिनिमम, बाकी लगभग 12 घंटा मिनिमम था, क्योंकि कंटिन्यूसली ट्रेन आती थी, कब आती थी कोई ठिकाना नहीं था, और उसमें काम करना सबके लिए कंपलसरी था, कोई बहाना नहीं मार सकते थे। तो वो उन सब चीज़ों में करते, फिर उसी समय इलेक्शन भी था, 18 में हमारा सिलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन भी आया, एक साल इलेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा का संसद लगभग एक साथ हो जाता है, तो पूरा एक साल का प्रोसेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ।
फिर दूसरे साल 2019 में कोविड आया, हाँ तो 2 साल बहुत क्रिटिकल था, तो लगभग मेरा तो पढ़ाई नहीं हो पाया था, मैं प्री ही निकला था। ओके, लेकिन जितना हो सका करते थे अपने से, जितना टाइम मिला करके। बिल्कुल। तो डर नहीं आया कभी मन में कि अरे ऐसी जॉब क्यों चुन ली जहाँ पे इतना डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन है, आप तो एमएनसी में जा सकते थे, कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कोविड के टाइम पे, क्योंकि बहुत टफ टाइम था, सबको ही फर्स्ट टाइम फेस कर रहे थे ये सब चीज़ें। देखो वो एक मैं मानता हूँ वो हमारे जॉब का सबसे अच्छा भी टाइम था, अच्छा भी क्योंकि टाइम था। यही वो टाइम था जब हम लोग जो अल्टीमेटली जब हम गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो वो एक सेवक ही होता है, सास की सेवक। हाँ नो ना कोई अधिकारी वह एक पर होता है, लेकिन अल्टीमेटली हमको सेवक ही बनना है। तो वही टाइम था जो हमारे लिए अच्छा भी था, कि हमको दूसरे का हेल्प करने का मौका मिला। डर था, सही बात है, लेकिन उसमें क्या है ना केवल अकेला मैं नहीं था, कि हर डिपार्टमेंट, चाहे वो राजस्व का हो, पुलिस हो, डॉक्टर से, कलेक्टर से, सभी काम करे। तो जब सभी एक साथ आते हैं तो आपको भी हिम्मत मिलती है, तो वो उनके साथ रह के जो हिम्मत बना, तो हमने भी वो किया। और देखो अगर हम अच्छा करें तो भगवान भी हेल्प करते हैं। हाँ। तो वो हमने किया, तो बस अपना काम किया और फिर आज यही है। कोविड पैंडेमिक तो था, लेकिन थोड़ा सा हेल्प हमको साथ में 90% काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा, हाँ, जो वो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो गया वो हमारे लिए। और जो लोगों की हेल्प करने वाली बात रही, उस टाइम पे थोड़ा इशू था कि हमें कोविड ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा थोड़ा डर तो लेकिन रहता है, डर तो था, लेकिन वो काम उस टाइम का जो हम अभी याद करते हैं तो अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। मतलब पेंडेमिक तो सभी के लिए थे, और बहुत मतलब वर्स्ट थी वो कंडीशन तो बहुत, लेकिन हम लोग उस चीज़ क्योंकि से आपने निकले और फ्रंट आगे बढ़े। लाइन पे रह के डील हाँ, किया, तो बिल्कुल। वो सब कुछ देखा हुआ है आंखों के सामने कि कैसी थी कंडीशन। क्या इसीलिए तो आते हैं सिविल सर्विस में लोग, कि जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो सके, अपनी सोसाइटी को सर्व कर सके हम। और इंटरव्यू की बात करते हैं अगर हम, तो इंटरव्यू काफ़ी मायने रखता है रैंक डिसाइड करने में, कि आपकी रैंक कितनी आएगी। क्योंकि मेंस में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, सिमिलर रैंक है, लेकिन इंटरव्यू में 2-4 नंबर आगे पीछे हुए, तो रैंक में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इंटरव्यू आप लोगों ने 2 बार फेस किया, तो कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस, और अभी तक में क्या इम्प्रूवमेंट था या क्या चेंजेस करने पड़े? बिल्कुल सही है, इंटरव्यू पूरा डायनेमिक है। हम पिछले बार 80 मार्क्स थे मेरे, और मेरे को लगा था इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, कि जब मार्क्स कम आए तो इस बार मैंने एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं की थी। मैंने सोचा था कि मेंस में जो करना है मेंस में ही करना है, इंटरव्यू ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। और इंटरव्यू में दे के आया तो इंटरव्यू मेरे से पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन ही चले थे, मेरे जॉब बैकग्राउंड से क्वेश्चन नहीं थे, मेरे कॉमर्स से क्वेश्चन थे पूरे। तो मैंने आंसर भी दिए थे, और करंट से कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने आंसर प्रॉपर किए थे। लेकिन जो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, ये वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया मेरे से। तो मेरे को लगता था कि कुछ ये क्वेश्चन भी पूछने थे, ये पूछने थे, मैंने तैयारी की थी, तो तैयारी से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फैक्चुअल आया, मैंने आंसर किए थे। और फाइनली ये हो कि मेरे को अच्छे मार्क्स भी मिल गए, इस बार 100 मार्क्स मिल गए। हाँ, तो मैं बोलता हूँ अनएक्सपेक्टेड था, और अनएक्सपेक्टेड रहा नंबर्स का मार्जिन कवर किया आपने। धीरज आप? हाँ, लास्ट टाइम जब मैं गया था 2018 में, तो वो मुझे लगा था कि अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो भी, तो इतना मैच्योरिटी नहीं होता था उसमें। तो जैसा एक मैं मानता हूँ इंटरव्यू में नंबर मिलना आपको बोर्ड और किस्मत पर डिपेंड करता है, कौन क्या है, क्योंकि वो सिर्फ चॉइस वाली बात है। मैं एक के लिए अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए बुरा है ना, तो भाई वो तो योग्यता नहीं हो, तो चॉइस वाली बात हो गई। तो खैर जो भी है, हमको मैं मानता हूँ कि जो मेहनत आपका सिर्फ मेंस का है, ताकि अब मेंस में इतना नंबर, जैसे मेरे साथ यही हुआ कि मैं कहीं ना कहीं मेंस वाला जो नंबर है थोड़ा कम ही पड़ गया, जिस कारण इंटरव्यू मेरा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि अगर जो मैं सुधार होना चाहिए, या फिर दूसरे भी मैं सजेस्ट ही करूँगा कि आप मेंस में ही इतना मेहनत कर लें कि इंटरव्यू आपको 150 या तो 100 का होगा, और वो 100 में 0 भी दे देना तो भी आप निकाल लो। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो टॉपर, जो फर्स्ट सेकंड रैंक अगर हम देखें, उनका नंबर इतना ज़्यादा है कि अगर उनको इंटरव्यू में 30 मार्क्स मिलते तो भी वो डीसी बनते हैं। तो यही मानता हूँ कि जो चीज़ किस्मत पर डिपेंड है उस पर नहीं होना चाहिए, अपनी तैयारी रखनी चाहिए, बस मेंस की तैयारी सबसे मेन है, और वही होना चाहिए। क्योंकि प्री तो अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें भी क्या आएगा। और आपने काफ़ी सारे प्री दिए, तो अभी जो स्लाइटली चेंजेस आ रहे हैं प्री के पैटर्न में, मतलब एग्ज़ाम टफ होते जा रहा है हर साल। ये अपना जो CGPSC है, ये अपना डेप्थ बहुत ज़्यादा अब यूज़ करने लगी है, कि हाँ क्वेश्चंस की डेप्थ है, कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, सेंटेंसेस वाले बहुत हो गए। तो ये चेंजेस मतलब कितने स्टूडेंट्स को कैसे डील करना चाहिए इससे? मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, और 5 प्री मैंने क्रैक किए हैं। और लास्ट ईयर जो था, जो हमको लगता है कि अनएक्सपेक्टेड था, जो पेपर आया हुआ था लास्ट PSC का, वो थोड़ा टफ था, और अनसर्टेनिटी थी उसमें, क्योंकि उसमें 80 मार्क्स भी पाना बहुत मुश्किल था, और 75 कटअप भी गया था। तो वो जो पैटर्न था वो काफ़ी हार्ड था, जो बोल रहे आप कूटबद्ध वाले, कॉन्स्टिक पूरे क्वेश्चन वैसे आए, बहुत चेंजेस। CG क्वेश्चंस जो हम जो पढ़ते हैं वहाँ से छोड़ के ग्रंथ अकेडमी बुक के कहाँ से क्वेश्चन आए थे, वो हमने देखे थे नंबर किताब से। तो मन में डर तो था कि इस बार होगा कि नहीं होगा, पेपर वैसे आ गया, तो हमको प्रिपेयर रहना है। तो हम लोगों ने जो अपना बेसिक स्टडी किया था नोट से, वो हमने की अपने नोट से स्टडी, और जो हमने सोर्सेज खोजे कि वो कहाँ से ले रहा था, तो हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टी से डिप्टी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोगों ने एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, इस बारी घटना चक्र लगाए,
कॉन्स्टी के लिए, और सीजी के लिए हम लोगों ने एलन वर्मा और ग्रंथ अकेडमी की हिस्ट्री की बुक पढ़ी। ये हम लोग एडिशनल किया सब कुछ कि हमको अगर वॉश पेपर भी आता है तो हम प्रिपेयर रहें। और फाइनली ये था कि प्रीलिम्स के बाद हम लोग कंफर्म थे कि हम लोग मेंस दे रहे हैं, और ये हमारे प्लस पॉइंट भी था क्योंकि रिजर्वेशन का इशू आ चुका था। और काफ़ी लंबा टाइम वो रिजल्ट रुक गया था, और इस बार तो आपका मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच में बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला आप लोगों को। लेकिन हमारे लिए टाइम था, हम श्योर थे कि हमारा होगा। आज नहीं तो हमारी जॉब थी तो हमको था कि आज नहीं मेंस तो कल होगा ही, तो हमको बस अपनी तैयारी कैरी ऑन रखनी। और बीच में मुझे भी लगता था कि मैं छोड़ दूँ, कुछ मैंने रेस्ट ले लूँ। इसको भी लगता था, धीरज मेरे को बोला कि नहीं छोड़ना है। फिर ये जब बोलता था डाउन जाता था कि नहीं यार अब कुछ मिनट रेस्ट ले लेते हैं, फिर जब डेट आएगी तैयारी करेंगे, तो मैं बोलता था नहीं छोड़ना है। तो ये करते करते हम लोग फाइनली डेट आ गई मई में, तो एक दूसरे को पुश करते हुए फाइनली यहाँ तक पहुंचे। अगर मैं अकेले रहता तो मैं कहीं में बीच में लोगों का सुन के कि सीजी का हाल एमपी जैसा हो जाएगा, रुक जाएगा, अफवाहें बहुत थी कि मेंस होगा भी कि नहीं होगा, रिजल्ट रुक जाएगा, ऐसी अफवाहें थी। तो मन में ऐसा आ गया था कि जब रिजल्ट आएगा तो हम कर लेंगे, 2 महीने का टाइम मिलेगा ही, और फिर ऑफिस से छुट्टी भी थी तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी हम लोग को। तो फाइनली धीरज थे साथ में, तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए कि मेरी सपोर्ट सिस्टम है, आप दोनों एक दूसरे के जरिए थे। मुझे भी लगा कि धीरज पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना होगा। एग्जैक्टली। कई बार ऐसा होता ना कि हम लाइब्रेरी भी जाते थे ना, मान लो कभी फिक्स टाइम था कि इतने टाइम पहुंच जाए सर के। कई बार मान लो मैं लेट होता तो ये मैं पूछा तो कहाँ करके, कभी ये लेट होता पूछ लेता था, मतलब स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूटी रहती है। क्योंकि इसके अच्छे में मेरे अच्छा था, मेरी भलाई में इसका भलाई था। तो जब एक दूसरे के भलाई हो मान सोचेंगे, लेग पुल नहीं करना है, सपोर्ट करके आगे बढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे एक्चुअली में वही तो रियल फ्रेंडशिप है, यही कि आप दोनों को सपोर्ट करिए और दोनों बहुत अच्छी जगह पे आप आगे आज पहुंच ही गए हैं। बिल्कुल। हम दोनों बात भी यही करते थे कि तू मेरा कंप्लीट कर, मैं तेरा कंप्लीट करता हूँ, तू अपना मटेरियल मुझको दे, मैं तेरे को देता हूँ। अपन डिस्कशन भी करते थे, कोई आंसर अगर क्वेश्चन पूछा हुआ था तो हम दोनों डिस्कस करते थे कि किसका आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मेरा कि तेरा। फिर उसके बाद ना इसका एक बार में अगर इसका समझ में आता था मेरे को तो हम इसका आंसर रख लेते थे कि फाइनल आंसर हमारा। मेरा आंसर समझ में आता था तो वो आंसर हम फाइनल कर लेते थे। ये हमने रूल कभी कभी, और हम ये भी कहते हैं कि मतभेद भी होते थे हमारे वो तो नहीं, क्योंकि कुछ ऑब्वियस है, कभी ना कभी थोड़ा दिक्कत होता था। वो तो आएंगे इन कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहना एक डाइवर्सिटी होना जरूरी है ना, क्योंकि मान लो दोनों सेम है तो कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं होगा। कुछ मेरा लगे तो सही नहीं, कुछ आप उनसे सीख, लेकिन हम लोग ध्यान रखते थे कि वो आइडियोलॉजी जो सिर्फ मतलब मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ध्यान रखते थे चीज का। एक दिन चलता था, उसके बाद फिर अपन आगे सॉरी बोल के तेरा सही था भाई, आगे बढ़ते ये ट्राई करते थे कि जैसे दोनों से चीज नहीं बना तो तीसरा पर्सन भी खोज लेते थे कि ताकि, क्योंकि मैं मानता हूँ ठीक है हम दोनों अपने का ठीक है, लेकिन हमसे कोई बेहतर है, अगर उससे कोई बता सकता है तो डेफिनेटली वो चीज सीखे। क्योंकि मैं मतलब आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, मानो आप सामने हम बेहतर है, ठीक है हमसे बेहतर भी लेकिन हमसे बेहतर है, तो वो जब तक वो एडॉप्शन होगा अच्छी चीज का, नई चीज का, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने लास्ट में लिखा होगा, फिर उसमें आपको खुद से समझ में आएगा कि यहाँ पे ये गलतियाँ थी, तो आपने इम्प्रूव की वो चीजें अपने पॉइंट। नीतीश वर्मा थे ना, वो डीसी बने हैं, तो उनसे प्रॉपर उनके घर जाके गाइडेंस लेते हैं। उन्हें सबसे अच्छी बात रही कि अगर मैं ये बोलूँ कि अगर इसमें सबसे ज्यादा बड़ा गाइडेंस का योगदान है तो बिल्कुल उनका नाम है, बिल्कुल वो नीतीश वर्मा साहब थे। हाँ, अभिषेक मिश्रा रहे थे, सीटीआई बने हैं, 2-3 लोग थे, और भी मेरे ऑफिस में सीईओ थे, प्रवीण भारती सर हैं, वो भी फिलहाल डीएसपी हैं। हमारे ऑफिस के जो जितने भी थे ना, हम लोग क्या है जब स्टार्ट किया तो सोचे कि नहीं अब जब शुरू कर रहे हैं तो ऐसे शुरू करते हैं कि सही ढंग शुरू करते हैं। अब सही ढंग हो सकता है जो सही किया हो वही बता सकता है। अपने का मैं सोचूंगा मैं ही सही हूँ, अगर हम किसी से पूछेंगे अपना एनालिसिस मैं नहीं कर सकता ना, ये नहीं कर सकता, कोई थर्ड पर्सन ही हमको बता सकता है कि मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा। एक्चुअली हमारे अंदर फोबिया ऐसा आ गया था कि हमको इस बार हर चीज़ परफेक्शन चाहिए था। हम मतलब ये पेपर हमारा परफेक्ट होना चाहिए, चाहे नीतीश से हेल्प लेना हो, नीतीश भाई से, चाहे अभिषेक मिश्रा से हेल्प लेना हो, जो हमको अच्छा गाइडेंस, जो जिस पेपर में अच्छा गाइडेंस दे सकता है। पर बहुत अच्छा साबित हुआ आपके लिए जिद कि नहीं हम परफेक्ट करना है, नहीं तो काम चलाओ से काम नहीं चलेगा, परफेक्शन चाहिए। बिल्कुल हमको, बिल्कुल। अब यही सारी चीजें बाकी स्टूडेंट आप लोग से एक्सपेक्ट करेंगे कि सर हमारी हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल, तो ऑलवेज रेडी है। बिल्कुल, ये अगर हम लोग ये अच्छी बात होगी कि अगर हमारे माध्यम से किसी का थोड़ा भी अच्छा हो जाए तो, क्योंकि हमको किसी ने हेल्प ही किया था और हमें चाहते हैं हम वो चीज़ आगे बढ़ाएं और वो एक दूसरे की हेल्प से ही चीज़ें आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको ज़रूरत है उनके पास तो पहुँचना चाहिए मदद। बिल्कुल बिल्कुल। और
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कितना परसेंटेज होता है आपकी सक्सेस के, उसमें हेल्प मतलब कितनी हेल्प मिलती है? ऐसा बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं घर से भी हो जाती है पढ़ाई, तो कोचिंग एक प्रोपोगेंडा है, ऐसी चीज़ें सुनने मिलती हैं। तो आप लोगों ने क्योंकि ज्वाइन किया था दिल्ली IAS, तो क्या लगता है आपको कि कोचिंग ज़रूरी है अगर जल्दी क्रैक करना है एग्ज़ाम? तो कोचिंग का ऐसा है मैम कि जिनके पास प्रॉपर गाइडिंग होती है, जैसे जो जिनके घर में हैं दीदी भैया हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, उनको अपनी गाइडेंस दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई पोस्टेड नहीं था और हमारे सर्कल में भी ऐसे लोग नहीं थे, हाँ। तो हमारे लिए कोचिंग तो काफ़ी बेनिफिशियरी रही। और कोचिंग में आने के बाद टीचर्स से जो हमको गाइडेंस मिला, क्लासरूम नोट्स मिले, मटेरियल मिला, और जो क्लास में जो हम अगर हम क्लासरूम नहीं आते तो धीरज मेरा दोस्त एक दूसरे से भी नहीं मिला। तो यही हेल्पफुल रहा, यही इसका प्रूफ है कि हम क्यों। ये चीज़ सही बोली आपने कि गाइडेंस सबके पास कहीं ना कहीं होता है, ऐसे कोई ब्लाइंडली स्टार्ट करके कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, कोई एकदम हाथ बगल में रह के बता सकता है, तो यू डोंट नीड ए कोचिंग। लेकिन अगर नहीं है तो फिर यही सबसे मेन चीज़ हो जाता है। सबसे मेन चीज़ होती है। तो ये तो हो गई पास्ट से रिलेटेड बातें। अब फ्यूचर के बारे में आप दोनों के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान एक अटेम्प और DC का प्लान है। ओके अभी वही बताएं, जब तक बेहतर जो है, जब तक और बेहतर करना है तो हम ऐसा प्रयास के लिए हम प्रयास करेंगे आगे के लिए। ओके बिल्कुल, हमारी विशेष आपके साथ है और आई होप नेक्स्ट इंटरव्यू जब हम ले तो आप दोनों ही DC DSP जो भी आपकी फेवरेट पोस्ट है उस पर मिले हम। लास्ट में हमारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज दे दीजिए। स्टूडेंट को मैसेज में यही देना चाहूँगा कि मैंने जैसे शुरू में इंटरव्यू में कहा था कि भटकाव नहीं होना चाहिए और एक अटेम्प्ट में ही आप क्रैक कर सकते हो। और जैसे जैसे जो ग्रुप स्टडी डिस्कशन की बात है, तो आप आगे बढ़ते रहो और अपने जो कोचिंग से गाइडेंस मिला है उसको आप फॉलो करते रहो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको अच्छे लोग मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। उसमें आप ग्रुप बनाइए, पॉजिटिव ग्रुप, और जब आप एक रास्ता क्लियर कर लेते हो तो फिर उस अगला रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो गाइडेंस मिला उस पर फॉलो करना है और एकदम सिंपल टारगेट रखना है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स ऐसा करना है कि प्रीलिम्स हो ही रहा है, और प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए जो 3 मंथ्स के टाइम मिलता है हमको, तो उसके लिए हमारे पास मेंस पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि उस 3 महीने में खाली हम रिवीजन कर सकें। एटलीस्ट 2-3 टाइम्स अपन रिवीजन कर ले। उसके बाद इंटरव्यू में भी अभी ऐसा हो गया कि 1 हफ्ते ही टाइम मिले थे, तो साथ ही साथ हमको जो प्री मेंस के ही क्वेश्चन हैं, इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन प्री मेंस से ही उठ रहे थे कि आपको जो सिलेबस है वहीं से। तो ये जर्नी इतनी फास्ट हो चुकी है, नवंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद सितंबर में क्लियर हो जा रहा है, मतलब 8-9 मंथ्स में क्लियर हो जा रहा है पूरा। तो हमको 9 मंथ्स अच्छे से फोकस करने हैं, और इससे पहले ये है कि प्री और मेंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मैं ये बोलना चाहूँगा। वही मैम कि ना जो भी हमारे पास है उसको ऑनेस्ट रहें खुद के लिए भी, है ना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक आपको कोचिंग में पढ़ लेना, मानता हूँ इतने बड़े पॉपुलेशन में आपको सबसे बड़ी किस्मत ये होती है कि आपको कोचिंग मिल गया, ठीक है। वो बहुत लोगों को भी नहीं मिल पाता है। अब जो भी मिल रहा है उसमें ऑनेस्ट रहें, अपने ऊपर अपने भगवान पर सब भरोसा रखें, क्योंकि इस भरोसे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और अगर आप अपनी जगह सही हैं और एक सही गाइडेंस ले रहे हैं, बिल्कुल आप सही गाइडेंस मिल रहा है और आप ऑनेस्टली कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो चीज़ हम लोगों ने तो समय लगा हमको, वो आपको नहीं लगेगा, वो आप एक बार में कर लेंगे। और लोगों ने किया भी है ना, किया भी है, तो उनसे ही हम सीख के चीज़ किए हैं। तो मैं वही बोलूँगा कि आप बस जो भी है, जहाँ हैं, जैसे भी हैं, बस ऑनेस्ट रहें और उसको अच्छे से करें, पूरे भरोसे के साथ करें, और डेफिनेटली अच्छा ही होगा। जी धीरज, क्योंकि आप बाहर यहाँ रह के पढ़ते थे, आप घर से दूर थे, हाँ। तो एक स्टूडेंट्स के मन में आजकल हमने भी सेशन स्टार्ट किए मेंटल हेल्थ के लिए स्टूडेंट की, तो वो बाहर रहने पे बच्चों पे एक अलग तरीके का प्रेशर रहता है, उससे कैसे ओवरकम करना चाहिए? देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है कि ना जो फैमिली सपोर्ट होता है ना, वो सबसे मेन होता है। अगर आपके फैमिली को पूरा भरोसा है और सपोर्ट है, मैं मानता हूँ आप हर प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। क्योंकि जब अकेलापन होता है तो डेफिनेटली हम हर बात कहें, देखो वो फ्रेंड होता है तो जो है बता सकते हैं, और कुछ बात होता है क्या फैमिली की होती है जो आप सिर्फ उनसे शेयर कर सकते हैं। और जब उनका साथ आपके पास होता है, उनका भरोसा आपके पास होता है कि वो हमको बोलता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है, वॉट एवर कंडीशन विल हैपन। तो ये जो होता है ना, यही सबसे बड़ा होता है जो इस अकेलेपन में साथ होता है। अगर उनका साथ है, उनका विश्वास है, तो आप, मैं मानता हूँ अकेला को जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चाहे दंतेवाड़ा जाए या कहीं भी जाए, आप फेस कर लेंगे। और दूसरा मन में रहना चाहिए कि फैमिली के लिए कर रहे हैं और वो साथ में है, और आप उनको भरोसा भी दिला कर रखें कि आप ऑनेस्टली कर रहे हैं, और उनको पूरा भरोसा कि आप कर लेंगे, ये जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे अभिषेक जी और धीरज जी। आई होप इनकी बातों से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, इंस्पिरेशन मिली होगी, और ऐसे ही हम आपसे और टॉपर लोग को मिलवाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।